अगर यहाँ पे रखते तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से। अगर आपको जो देखता है कमेंट तो आप यही देख सकते हैं सर। आप अगर नीचे आते हैं तो राइट। हेलो, अगर देख लेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज आ रही बेटा बराबर से? यस और नो कमेंट करके डाल दो उसमें चैट बॉक्स में। और विजिबिलिटी की भी ठीक है। यस, वेरी गुड। हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू? यस, कृष्णा, कनक, कृष्णा, वेरी गुड। चलो आ जाओ सब लोग। श्रुति, वेरी गुड। नम्रता, योगेश, चलो ऑलमोस्ट काफी लोग आ चुके हैं। शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का। हमने कल जो डिस्कस किया था बेटा, इसमें मैंने आपको सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इसके लिए डेफिनेशन दिया था। मैंने बताया था आपको कि कैसे सॉल्यूशंस जो है वो हम बाइनरी या टर्शरी या फिर क्वाटरनरी वगैरह सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना? वो मैंने डिस्कस किया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का नेचर जानना है कि कैसा है वो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन से हम उसको उसके नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था ग्रुप ए जो वॉल्यूम बेस्ड था, और दूसरा था ग्रुप बी जो कि मास बेस्ड था। वॉल्यूम बेस्ड है तो वो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, सो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। और जो ग्रुप बी था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था क्योंकि वो मास बेस्ड है। ठीक है, तो उसी चीज को आगे लेके जाएंगे हम। उसी में हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो भी सॉल्यूशंस हैं या फिर जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसको वन बाय वन वापस से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, मगर वापस से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। और ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो भी हम बताते हैं, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं वो। फाइन, आगे सब लोग चलो शुरू करना है हमें ग्रुप ए से। ग्रुप ए वाले जो है वही एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, यहाँ पे वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ले रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हम परसेंट V बाई V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंट V बाई V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहले तो इसका डेफिनेशन दे देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता क्या है। हमने आपको बताया था कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो आपके सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैंने पानी का अमाउंट फिक्स रख दिया, मैंने लिया है 1 लीटर पानी। उस 1 लीटर पानी में लेट्स से मैं 2 ड्रॉप्स किसी रेड इंक का 2 ड्रॉप डाल रहा हूं, है ना? इंक मैंने 2 ड्रॉप डाला तो क्या हो जाएगा, वो 1 लीटर पानी जो है वो थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर आपको मिलेगा, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, और 2 ड्रॉप्स डाल रहा हूं इंक के, तो कलर और थोड़ा गहरा हो जाएगा, थोड़ा डार्क होगा। मैं और ड्रॉप्स डाल रहा हूं तो ये और ज्यादा गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे आप अंदर इंक डालते जाओगे वैसे वैसे ही वो और ज्यादा उसका डार्क कलर होता जाएगा, है ना? तो ये क्या हो रहा है, क्या आपने पानी का अमाउंट चेंज किया? नहीं, 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही है। हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इंक जो है वो 1 2 3 4 10 12 15 20 50 जितने ड्रॉप्स डालते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन का कलर और गहरा और गहरा और डार्क हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है बच्चा? सिर्फ सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे ना यार,
वो हमेशा सॉल्यूट के अमाउंट पे ही डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के अमाउंट पे ही डिपेंड करेगी। तो हमारा जो मेन एम है वो सॉल्यूट है। तो जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे या फिर डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट की बात कर रहे हैं बेटा। अगर परसेंट की बात करें तो परसेंट हमने आपको पहले ही बताया है कि परसेंट हमेशा 100 के लिए होता है। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलो चेक करते हैं, परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमारा हीरो सॉल्यूट है यार, और हमेशा याद रखना जो हीरो होता है ना, जिसकी वजह से जो भी चीजें होती है उसको हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, न्यूमरेटर में होता है वो, और डिनोमिनेटर में जिसके साथ कंपेयर करना है वो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप यहाँ पे? सॉल्यूशन के साथ। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो फ्रैक्शन हुआ ना, ये क्या हुआ? वॉल्यूम फ्रैक्शन, खुद का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप तो बहुत ही अच्छे तरह से जानते हो, बहुत ही स्मार्ट हो, कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंट में। अच्छा कोई बोलेगा सर एक काम करते ना, इसको 100 से नहीं 1000 से, 2000 से, 50,000 से, 1 लाख से, 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यार सिंपल है, इसको अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 लाख मतलब क्या होता है? मिलियन, मिलियन होता है, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा। याद आया? मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 पावर 6 कर दूं मैं, ये मिलियन के लिए हो जाएगा। इज इट ओके? तो वापस से इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भूल जाओ तो कोई दिक्कत ना हो, मगर भूलोगे तो नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी सिखाया है, वापस ही इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा परसेंटेज। अच्छा एक और चीज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है उसको मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूं। ऊपर तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिक्विड होगा ना, ये भी लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो एट द एंड ये तो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम हो गया। और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको गिवन हो, आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम पूछा जाए, तो ये दोनों चीज आपको गिवन होगी, ये आपको फाइंड करना रहेगा। अदरवाइज आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पूछा जाए और परसेंटेज गिवन होगा, आपके पास 1 2 3 चीजें हैं, 1 2 3 चीजें हैं जो अननोन हो सकती है। 3 में से किसी भी 2 चीजों की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, एक चीज आपको फाइंड करनी है। इज इट ओके? राइट? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये ग्रुप ए है, वॉल्यूम के बेस पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स उसको हमने ए में क्लासिफाई किया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आप अगर साथ साथ में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है तो वापस से वीडियो को लेक्चर खत्म होने के बाद वापस रीड कर सकते हो। अच्छा, आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हो कि वो टाइमलाइन पे जो टाइम है वो नोट कर लो और मुझे आप इंस्टाग्राम पे या फिर मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम पे, अरे इस पे जो टेलीग्राम पे जो है ग्रुप हमारा, वहाँ पे भेज सकते हो कि सर इस टाइम पे जो आपने बताया था उसमें दिक्कत हो रही है।
ठीक है, तो वापस मैं आपको वहीं पे वो चीज बता दूं। फाइन, रिमूव कर देता हूं मैं ये। नंबर 2, ये ग्रुप ए की बात चल रही है, इसमें सेकंड टर्म है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, इसको वापस से डिफाइन कर रहा हूं मैं। अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution। 100 ml of solution में जितना सॉलिड सॉल्यूट हमने डाला है उसका अमाउंट हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे आएगा, वेट ऑफ सॉलिड ऊपर, इनटू 100। मगर एक बहुत ही भयंकर चीज है जो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर मैंने इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, जैसे मैंने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में किया था, तो यहां पे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सॉलिड सॉल्यूट है यार, आपके पास थोड़ी ना वॉल्यूम है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना आपके पास सॉल्यूट है, आपका सॉलिड सॉलिड है। यहां पे एग्जांपल बताऊं, सोल्ट इन वाटर। अब आपने अगर 10 ग्राम सोल्ट लेके 100 ml पानी में डिसॉल्व कर दिया, टोटल वॉल्यूम आपका 100 ml है, उसमें आपने 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब कभी आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ NaCl प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो पता है आपको 100 ml, मगर वॉल्यूम ऑफ NaCl थोड़ी ना हो सकता है, हम इसको ऐसे कोई लीटर वगैरह में या ml में माप नहीं सकते ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे गलती मत करना, कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, कभी भी आप वॉल्यूम को यानी ml को या लीटर को kg के साथ मिक्स करके डाल दोगे यार, कभी नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे कभी भी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये वेट वाला है और वॉल्यूम वाला टर्म है, दोनों अलग है, तो उसको साथ में हम नहीं लिख सकते कभी। इज इट ओके? ये समझा बराबर से? सो वेट अपॉन वॉल्यूम है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म है मोलारिटी। चलो, अब आ रहा है भाई साहब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मोलारिटी, जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल M। सो प्रभु भगवानों, याद रखना ये कैपिटल M है आपका। अगर राइटिंग M लिखने का ऐसा है या फिर ऐसा M लिखते हो तो गलती मत करना। ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m दिख रहा है, ये दोनों स्मॉल m है, इसका मतलब होता है मोलालिटी। सो हमेशा कॉर्नर वाला m बनाओ, कॉर्नर आने चाहिए यहाँ पे, कॉर्नर वाला m बनाओ, ना कि ऐसा स्मूथ। कॉर्नर वाला m बनाओ, ये मोलालिटी है, ये मोलालिटी दिख रहा है। आपके लिए कैपिटल M हो सकता है ये, मगर देखने वाले के लिए शायद ये स्मॉल m। इज इट ओके? ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप बोर्ड का एग्जाम जो है वो लिखने जा रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपको थ्योरेटिकल एग्जाम लिखना है। थियरी में आपने ये ऐसा अगर लिखा होगा तो जो एग्जामिनर है, पेपर चेक जो कर रहा है, उसको ये मोलालिटी अगर लग गया तो गड़बड़, उसको आप बाद में जाके ऐसा रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि सर ये तो मैंने कैपिटल M लिखा था, मेरा कैपिटल M ऐसा बनता है ना। तो फॉर द सेफ साइड कैपिटल M ऐसे लिखना है, स्मॉल m ऐसा स्मूथ लिखना है। ठीक है, चलो बैक टू द बिजनेस। मोलारिटी कैपिटल M है,
मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोलरिटी का डेफिनेशन है मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution. और ज्यादातर केस में हम एक्वियस सॉल्यूशन ही लेंगे। यानी हमने जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो करिकुलम बनाया है उस करिकुलम में सॉल्यूशन हमेशा एक्वियस ही बनेगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो हमने ग्लूकोज को इथेनॉल में डिसॉल्व किया है, मगर फिर भी है तो बाइनरी ना, ग्लूकोज और इथेनॉल बाइनरी सॉल्यूशन आपका है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मोलरिटी होगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन किसी भी चीज से बना हुआ है तो सॉल्यूशन ही, तो उसका कंसंट्रेशन तो आपको मोलरिटी में मिलेगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी, डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, एक्वियस और एनी अदर। फाइन, इज इट ओके? अब इसको मुझे क्या करना है? मैथमेटिकल फॉर्म देना है। तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अच्छा, तो मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत? और नीचे हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में आता है। इज इट ओके? अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट जो है या फिर ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमेशा ग्राम में होता है। ये होता है ग्राम में और होता है ग्राम पर मोल में, मगर ये कहानी तो लीटर में चल रही है, तो लीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एमएल, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट पे काम करेंगे। केमिस्ट्री सीजीएस यूनिट पे काम करता है। क्यों सीजीएस यूनिट पे काम करता है? क्योंकि आप लेबोरेटरी में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में आप सॉल्यूशंस जो है वो 1 ml, 5 ml, 10 ml लेके मिक्स करो। ऐसे नहीं होता कि 10 लीटर NaOH ले लिया, 10 लीटर HCl ले लिया और रिएक्शन कर रहा है। अब अगर यार आप 10-10 लीटर लेके रिएक्शन कराओगे फिर भी NaCl + H2 बनने वाला है। अगर आप 1 ml NaCl और 1 ml NaOH, HCl और NaOH लोगे फिर भी वहां से NaCl और H2 बनने वाला है। हमें तो थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ये चेक करना है कि इन दोनों चीजों को मिक्स करने से क्या बनता है। अब वो आप इतने लीटर्स बर्बाद करोगे, उससे अच्छा एक काम करो ना, आप मिलीलीटर में ले लो, थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करो और बाद में बनाओ, ठीक है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है, ये लीटर्स में नहीं चाहिए होता, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा एमएल्स में। तो अगर इसको एमएल में कन्वर्ट करना है मुझे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम यहीं पे वापस एक फॉर्मूला वो भी लिख देते हैं कि मोलारिटी है, यहां पे है वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molecular weight of solute into volume of solution in ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा, है ना। तो किया कुछ नहीं, हमने इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा ml में आ गया। ये फॉर्मूला हमारा काम का फॉर्मूला है, यानी इसी फॉर्मूला के बेस पे हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको वैल्यूज पुट करके आंसर लाना है। इज इट फाइन? एक और चीज बताता हूं, देखो आपको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोलारिटी का यूनिट क्या है। अगर आपको यूनिट पूछा जाए ना, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर जो है इसका यूनिट है, ये यूनिट भी है और मोलारिटी का डेफिनेशन भी है, और ये नाम भी वहीं से तो आया, मैंने आपको बताया भी था, और वापस अगर आपको याद नहीं है तो वापस बता रहा हूं कि मोलारिटी, राइट, मोल पर लीटर, यानी मोल से लिया मोला, पर से ले लिया पर यानी और ईटी जो लिया है वो लीटर से लिया, तो ये हो जाएगा मोलारिटी यानी मोल पर लीटर। ऐसे याद रख सकते हैं, सो दिस इज मोल पर लीटर। तो इसका मैंने ये आपको डेफिनेशन दिया और इसके फॉर्मूलाज आपको याद रखना। इज इट फाइन? मिटा देंगे पूरा, हो गया ना? चलिए नंबर 4, फोर्थ जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मालिटी। अब भाई साहब नॉर्मालिटी इतनी बढ़िया चीज है जो हमने डिटेल में आपको बताया भी था 11th में, और वापस से बता रहा हूं मैं यहाँ पे सारी चीजों को क्लियर करते हुए, मगर पहले हम इसका डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज नॉर्मालिटी? देखो बेटा, नॉर्मालिटी जो है उसका भी हम यूनिट लिख सकते हैं, इसका यूनिट देख, उसका यूनिट क्या लिया था मैंने? मोलारिटी का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर। मोल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मोल को हम ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, याद है? या ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मोल का मतलब, मोल को हम बोल सकते हैं ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स, है ना? अगर आप बोल रहे हो ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स तो इसका मतलब होता है मोल। मगर इस ग्राम एटम्स की जगह पे हम ऐसा लिख दें ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं तो वो आपका है मोल, मगर मैं बोल रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट तो इसका मतलब हो जाता है ये इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे वहां पे लिखा था ना मोल पर लीटर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। अदरवाइज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter solution, 1 liter aqueous solution। इसको बोला जाएगा नॉर्मालिटी। बराबर से ध्यान देना, हम जो फॉर्मूलाज या फिर हम जो यहाँ पे डेफिनेशंस दे रहे हैं उस डेफिनेशंस को बराबर से याद रखना, ये गलती ना हो जाए। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं या फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या दे सकते हैं? ये होगा वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन equivalent weight of solute into volume of solution in ml। ठीक है, weight of solute into 1000 upon equivalent weight of solute into volume of solution in ml। ये हम मिलीलीटर वाला सॉल्यूशन यहाँ पे दे, या इक्वेशन जो मिलीलीटर वाला हमने यहाँ पे दिया हुआ। Is it okay? अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है ग्राम इक्विवेलेंट
या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ले लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट, और इसको डिवाइड करो उसके एन फैक्टर से, तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर है वो इक्विवेलेंट वेट। वो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, आपको ये वैल्यूज गिवन होगी, तो आप नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हो। इज इट ओके? ये सबको बराबर से समझ में आया? अब इसमें एक और चीज आ रही है जो कि है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर की वैल्यूज जो है वो हम 4 अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, या फिर एन फैक्टर जो है वो 4 अलग अलग चीजों के लिए होता है। एसिड के लिए एन फैक्टर होता है, बेस के लिए एन फैक्टर होता है, सोल्ट के लिए एन फैक्टर होता है, और किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर होता है। 4 चीजों के लिए हम एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ये एन फैक्टर वाला टॉपिक जो है वो मिस कर दिया है या फिर स्किप हो गया है, उनके लिए वापस से मैं यहाँ पे 11th का ये कंसेप्ट एन फैक्टर बताने जा रहा हूँ। बराबर से समझ लेना, बहुत ही काम की चीज है। एन फैक्टर जो है, इस एन फैक्टर की वैल्यू से हम इस इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को उस एन फैक्टर से डिवाइड करके मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूँ। अब एक काम करो, फटाक से ये सारी चीजें फटाफट लिख लो, कॉपी करो, और अभी हम इसको एन फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही हो जाए कमेंट बॉक्स में लिखो डन, चैट बॉक्स में डन लिख दो, तो हम ये रब करके वापस एन फैक्टर बताते हैं। ओके चलिए डन। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म था ग्रुप ए में नॉर्मलिटी। अब हम शुरू कर रहे हैं इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि है एन फैक्टर। एन फैक्टर इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर्स भी बोला जाता है। ये 4 अलग अलग चीजों के लिए है, जैसे मैंने बताया आपको एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। नंबर 1 फर्स्ट हम बता रहे हैं आपको एन फैक्टर फॉर एसिड्स। ठीक है, एन फैक्टर फॉर एसिड्स। ओके चलो फाइन, यहां पे डेफिनेशन दे देते हैं। नंबर ऑफ H प्लस lose by any acid is the N factor of that acid. Number of H plus lose by any acid is its N factor. Right?
तो अगर एन फैक्टर जो है वो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जानना चाहता हूं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितने इसमें है, एक, और वो एक हाइड्रोजन लूज कर सकता है। अगर मैं मान लीजिए एन फैक्टर बनाना चाहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पता करना चाहता हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन फर्निश कर सकता है। इट कैन लूज 2 हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, H3PO4 के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके पास ये एन फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ H एटम से पता चल ही जाएगा। मान लो मैंने लिया है यहाँ पे HNO3, इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, चलो वेरी नाइस, बच्चे आंसर जो दे रहे हैं। सो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3, इसका एन फैक्टर हो गया HNO3 का 1। ठीक है, अब देखना। हाँ, अब मान लीजिए मैंने लिया है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसमें भी 2 H दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मगर मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया H3PO3, अब इसका एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। H3PO3 लिखो और बाद में नीचे यहाँ पे इसके साइड में लिखो उसका एन फैक्टर। H3PO2 का एन फैक्टर मुझे बताओ, H3PO3 और H3PO2 का एन फैक्टर मुझे बताओ। ऐसा क्यों? चलो चेक करते हैं। ओके ओके, चलो आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, फाइन। चलो, तो पहले वाले का जो एन फैक्टर है वो 2 है और दूसरे वाले का एन फैक्टर जो है वो है 1। कैसे? अगर 11th में आपने ये एन फैक्टर वाला मेरा लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि दिक्कत ये हो जाएगी आपको कि सर, क्या क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ तो 3 H है, यहाँ भी 3 H है। अभी तो बता रहे थे कि 1 H 2 H तो 2, 3 तो 3, 1 तो 1, 2 तो 2, तो यहाँ भी कुछ चेंज कर दिया भाई साहब, है ना। 3 H है तो एन फैक्टर 3 क्यों नहीं है, 2 क्यों है और 1 क्यों है? तो ये H प्लस जो लूज करता है ना कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड, वो एक कंडीशन होती है इसके लिए। कंडीशन ये होती है कि आपका ये हाइड्रोजन एटम जो है ना बेटा, ये हाइड्रोजन एटम फोन के साथ जुड़ा होना चाहिए। फोन कॉल के साथ जुड़ा होना चाहिए, FONCl। अगर ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ अटैच्ड है ना, फोन कॉल के साथ, अगर वो फोन कॉल के साथ अटैच्ड है तभी वो क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, तभी वो H प्लस जो है वो डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.7 से कम होगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, H प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर वो पोलर नहीं है तो H प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा, अगर पोलर हो गया तभी जाके वो H प्लस रिलीज कर सकता है। तो वापस से देखो, ये तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि 0.7 से अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वो पोलर है, अगर पोलर है तभी वो H प्लस रिलीज कर पाएगा, तभी वो प्रोटिक होगा, यानी प्रोटॉन दे पाएगा। अगर नहीं है डिफरेंस 0.7 से ज्यादा तो नहीं देगा। मगर इतना कौन याद रखे यार, ये डिफरेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होना चाहिए। क्या याद तो रखना ही है, फिर भी हमने आपको ट्रिक बता दिया। ट्रिक ये है, बताया ना ये क्या है, ये है SST। मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन फोन कॉल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तभी वो हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है या फिर लूज हो सकता है। इज इट ओके? चलो चेक करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर तो बनाया,
पहले इसका स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं H3PO4 का, H3PO3 का बाद में, H3PO2 इसके बाद। तो पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं H3PO4 का। चलो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूं। ये फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। वीडियो बघा, देखते रहो, जागते रहो। P डबल बॉन्ड O, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। देखा आपने, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों H ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों H ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं। तो डेफिनेटली यार वो तीनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तीनों हाइड्रोजन लूज कर सकता है बारी बारी, 1 by 1, एक साथ नहीं, 1 by 1, मगर कर तो सकता है ना तीनों। मतलब कि इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, 3। सो H3PO4 का एन फैक्टर हो गया 3। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H। इस फास्फोरस के साथ यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, वही 2 हाइड्रोजन H+ लूज कर सकते हैं या H+ रिमूव कर सकते हैं, वही 2 H। मतलब 2 H लूज कर सकता है बारी बारी, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। सिंपल। ये तो फास्फोरस के साथ है, निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक कर लो ना। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी 2.1। डिफरेंस देखो क्या हो गया, 0। मैंने क्या बोला, 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिलीज करेगा, तभी तो वो H+ फर्निश कर सकता है, रिलीज कर सकता है। वेरी नाइस। नहीं हो रहा है यार, यहाँ तो 0 है, बहुत बवाल है। तो ये तो H यहाँ से कभी इस फास्फोरस को छोड़ के नहीं जाने वाला, सिर्फ 2 H ही जा पाएंगे। सो डेफिनेटली इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। सिमिलरली यही चीज H3PO2 के लिए भी सही है, डबल बॉन्ड O, OH, H। चलो इस फास्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो डेफिनेटली ये वाला हाइड्रोजन ही रिलीज होगा, इसलिए एन फैक्टर इसका हो गया। अब बात समझ में आई, अब क्लियर हो गया सबको कि एन फैक्टर एक्चुअल में है क्या भला। ये भला क्या है, ये है नंबर ऑफ H+ फर्निश्ड बाय द एसिड। वेरी गुड, हमें सब कुछ समझ में आ गया। हमें स्ट्रक्चर अगर पता है, अगर फोन कॉल दिख रहा है कहीं पे भी, तो H+ रिलीज करेगा। चलो और डेप्थ में जाते हैं बेटा, एक स्टेप और आपको डीप में लेके जा रहा हूं। इतना क्लियर हो गया, जितने नंबर ऑफ H+ रिलीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हमने एन फैक्टर डिसाइड कर लिया। अब सुनना बराबर से, इसको मिटा रहा हूं मैं। आ रही है भयंकर चीज, आ रही है, टेंशन मत लेना, सिंपल है मगर है बहुत मस्त। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये पूछा जाए मजा आ जाए। H3BO3 यह है आपका बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का एन फैक्टर बताओ। चलो लिखो बोरिक एसिड, इंग्लिश में बोरिक एसिड कमेंट में लिखो, और उसके बाद आप उसका एन फैक्टर मुझे लिख के दो। बोरिक एसिड का एन फैक्टर बताओ। अच्छा परेशान हो रहे हो, आपको स्ट्रक्चर पता नहीं, ऐसा हो रहा है। चलो स्ट्रक्चर भी दे देता हूं मैं, बहुत दिलदार आदमी हूं मैं। चलो दे दिया हमने आपको, देखो दे दिया हमने आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर। अब बताओ लिखो जल्दी। अरे वाह भयंकर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है। ओके ओके,
कई लोगों ने, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, सारे आंसर आ चुके हैं, अलग अलग, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। चलो चेक करते हैं अब है क्या एक्चुअली। देखो बोरिक एसिड का एन फैक्टर होता है 1। जितने लोगों ने बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 बताया है वो सही है, मगर शायद कंसेप्ट पता होगा तभी 1 बताया, और अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो आप देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो तीनों जगह पे OH है, तो तीनों जगह से H को हम रिलीज कर सकते हैं। हमने भी बताया ना, फोन कॉल अगर है तो वहां से H निकाल सकते हो। मगर बेटा एक बहुत ही बेसिक चीज आप भूल रहे हो, बेसिक चीज ये भूल रहे हो आप कि ये बोरोन जो है ना, इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। बोरोन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, बोरोन सेंट्रल एटम अभी भी अनस्टेबल है, तो ये कभी भी यहाँ पे H+ रिलीज करने की कोशिश ही नहीं करेगा। पहले अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर ले, बात की बात में। फास्फोरस का देखो, अभी मैंने H3PO4 देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें इस फास्फोरस के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस फास्फोरस के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन। उल्टा इसके पास तो बहुत ज्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड O OH OH। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के आसपास? 12। खुद का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब वो H+ रिलीज करने की टेंडेंसी शो कर सकता है। चलो मैं एक और दिखाता हूं, HCl में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है तब जाके वो H+ रिलीज करेगा, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तब वो H+ रिलीज करेगा। यहाँ तो इस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन यही नहीं कंप्लीट, तो H+ कैसे रिलीज करेगा? तो पहले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। मतलब बोरोन किसी भी एक एलिमेंट से OH- हो सकता है, या फिर वो हो सकता है NH3 लोन पेयर्स, ऐसा कोई भी ऐसा हमारे पास एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो जो इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सके, उससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर accepted is also an N factor. Is also an N factor. ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जितना वो एक्सेप्ट करता है उसको भी बोला जाता है N फैक्टर। तो इस बोरिक एसिड के लिए N फैक्टर 1 इसलिए है क्योंकि वो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी 6। अब वो कितने एक्सेप्ट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एक पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर एक्सेप्टेड बाय द एटम इज आल्सो नोन एज N फैक्टर। इसलिए बोरिक एसिड का N फैक्टर क्या होता है? 1। इज इट ओके? तो एसिड के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट्स बताए, 3 कंसेप्ट ऐसे आप मान सकते हो, 3 कंसेप्ट मैंने बताया सिर्फ एसिड के लिए। पहला कंसेप्ट था the number of H+ loosed by any acid is known as its N factor. 1 2 3 1 2 समझ आ गया। मगर जैसे ही हम फास्फोरस यहाँ पे H3PO3 और H3PO2 लिखा था, उसके लिए जैसे ही हम आ गए वहां पे N फैक्टर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने पहला कंसेप्ट आपको बताया H+ लूज करेगा उसका N फैक्टर है। दूसरा कंसेप्ट बताया कि कौन H+ लूज कर सकता है, जो फोन कॉल वाला है वही H+ लूज कर सकता है। तो आपको फोन कॉल याद रखना है, जितने H+ लूज हो रहे हैं वो आपका N फैक्टर हो जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट
अगर आपके पास हाइड्रोजन और OH भी है यानी फोन कॉल है, मगर सेंट्रल एटम का यानी बोरोन का ऑक्टेट ही अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और उसके बाद की बात है कि वो H+ यूज करे ना करे। मगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्ट करने होंगे, जितने भी लोन पेयर एक्सेप्ट करने होंगे, वो हो जाएगा उसका n फैक्टर। Is it okay? So these are the three concepts of the n factor for acids. ये एसिड के n फैक्टर की बात होगी। Is it fine? ये क्लियर है सबको? अगर आप लिखना चाहते हो तो तीनों कंसेप्ट फटाफट एक एक लाइन में लिख लो। The number of H+ loose by any acid is its n factor. Second, H can be loose if it is attached to phone call. If it is attached to phone call. Third one, the number of electron pair accepted, the number of electron accepted is also known as n factor. Done? चलिए आगे बढ़ते हैं। Very nice. For base, n factor for base. Number of OH minus loose by any base is n factor. जितने OH माइनस वो लूज कर सकता है वो भी उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं NaOH n फैक्टर 1, MgOH twice n factor 2, AlOH twice n factor 3, राइट। और दूसरा है, दूसरा कंसेप्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर donated by any base is n factor, otherwise is known as n factor. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो जितने भी, तो वो भी उसका n फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है NH3, तो NH3 का भी n फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि वो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम एक और कंपाउंड ले रहे हैं NH2, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, दोनों डोनेट कर सकता है, so it is 2, its n factor is 2, NH2। नंबर 3, मान लीजिए ऐसा ऑक्सलेट आयन है ना, ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट आयन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो भी क्या होता है इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। ये कुछ सिमिलर है लिगेंड्स की डेंसिटी के साथ। याद है आपने पढ़ा होगा ना,
आप लोगों ने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर्स थे या चैप्टर जो था जो आप पढ़ रहे हो अभी, तो उसमें भी ऑक्सिलेट जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसका ही वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। इज इट ओके? ये क्लियर हुआ? नंबर ऑफ OH माइनस जितने लूज कर रहा है वो उसका एन फैक्टर है बेस का, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर रहा है वो भी उसका एन फैक्टर। इज इट फाइन? डन। चलिए अब बात करते हैं सोल्ट के लिए। नंबर 3 इज फॉर सोल्ट। थर्ड, फटाफट। सोल्ट के लिए पहले डेफिनेशन दे देता हूं मैं। टोटल चार्ज ऑन cation और एनायन, ये और है बेटा, कैटायन एनायन दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही। सो कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन is the n factor of salt, is the n factor of the solvent. Is it okay? So total charge on cation or anion is n factor of a solvent. चलो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है NaCl। अब NaCl में या तो कैटायन को देखो या एनायन को देखो, दोनों को साथ में नहीं है, किसी एक को ही देखना। कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है? +1, मतलब इसका n फैक्टर 1। Cl के ऊपर देखो -1, तो भी उसका n फैक्टर 1 ही है। दोनों में से किसी एक को ही चेक करना है, दोनों को तो करना ही नहीं। ओके, MgCl2, अगर आप ले रहे हो MgCl2, उसमें Mg मतलब Mg पे चार्ज क्या होता है? +2। मैग्नीशियम भी होता है +2, तो ये क्या हो जाएगा इसका n फैक्टर 2। ओके, वेरी नाइस। अगर मेरे पास है Na3PO4 नाम का कंपाउंड या फिर Na3PO4 टाइप का कंपाउंड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। अब मुझे बताओ कि इसका n फैक्टर क्या हो सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके Na3PO4 का n फैक्टर बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो और भी दे रहा हूं मैं। जल्दी। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो यहाँ पे कैटायन कौन है? सोडियम। कितने सोडियम कैटायन है? 3। और तीनों पे कितना चार्ज है? Na+, तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 3। क्यों? मैंने क्या बोला? टोटल चार्ज ऑन कैटायन। अब कैटायन पर टोटल चार्ज क्या है? 3 सोडियम का +1 +1 +1 मतलब 3। अच्छा, कोई बोलेगा सर कैटायन नहीं देखना, एनायन देखो। एनायन कौन है बेटा? PO4। PO4 पे चार्ज क्या होता है? -3। तब भी क्या आ गया? 3 ही तो है। ठीक है, इसके लिए चेक करो। एक एल्यूमिनियम में कितना चार्ज होता है? +3। 2 एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो गया? 6। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम +3 है, और एक सल्फेट पे कितना होता है? -2। तो 3 सल्फेट के लिए कितना हो जाएगा? -6, मतलब 6। n फैक्टर जो है वो 6। निकल पता नहीं है निकल का क्या चार्ज होगा, कोई बात नहीं। अगर कैटायन का पता नहीं तो एनायन चेक करो। क्लोरीन का -1 होता है ना, तो 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1 मतलब 2। कैटायन का और एनायन का दोनों का n फैक्टर सेम ही होता है, दोनों को जोड़ना नहीं है, किसी एक का ही लिखना है। सोल्ट के लिए किसी एक का ही आपको n फैक्टर देखना है और वही लिखना है। यहां पे एक चीज और आपको क्लियर करके बताता हूं।
n फैक्टर ये हमारा 80y है। याद है ना 80y क्या होता है? एड टू योर नॉलेज, एड टू योर नॉलेज, नॉट वॉट वगैरह नहीं लिखेंगे, थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया हमने। 80y एड टू योर नॉलेज। n फैक्टर नेवर बी जीरो नेगेटिव, नेवर बी जीरो और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। यानी कभी भी हम एनायन या कैटायन किसी को भी ले लें, n फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट? अच्छा, बट इट कैन बी इन फ्रैक्शन and always positive। फ्रैक्शन में हो सकता है, किसी का n फैक्टर आप 1.2 ले लोगे, 2.3 ले लोगे, 2.5 ले लोगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं। तो n फैक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मगर कभी भी वो जीरो या नेगेटिव नहीं होता, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट भी नहीं होता। इनफाइनाइट भी नहीं होता, कोई बोले सर इनफाइनाइट ले लो, नहीं, किसी का भी n फैक्टर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट, n फैक्टर नेवर बी इनफाइनाइट, जीरो और नेगेटिव। ये बात बराबर से क्लियर हो गई, ये दिमाग में बैठ गया बराबर से। चलो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं फटाफट, फास्ट, फॉर द redox reaction। फॉर द redox reaction, चलो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे redox reaction आपको लिख के दे देता हूँ। MnO4 माइनस है, यहाँ पे Fe+2 है, इसका मीडियम जो है वो एसिडिक है, ये Mn+2 में जा रहा है, ये बन रहा है Fe+3। अगर इस केमिकल रिएक्शन का मुझे n फैक्टर फाइंड करना है तो मुझे ये वाला जो पार्ट है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट, वो चेक करना पड़ेगा। मैंगनीज +7 है, Fe+2 है, यहाँ पे मैंगनीज +2 है, Fe+3 है। मैंगनीज का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? यस, इट इज रिडक्शन। बाय हाउ मेनी यूनिट्स? बाय 5 यूनिट्स। और इस Fe का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 1 यूनिट। दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको मुझे 1 से और इसका मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अल्टीमेटली 1 से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है और यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, मगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो? 5 का। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? 5 का। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया? 5 का। तो जो ये चेंज है ना, किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस में जो बैलेंस्ड चेंज है, दोनों में सेम होना चाहिए। एक तो यहाँ भी एक, यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5। अगर नहीं हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करो, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू को वहां पे मल्टीप्लाई कराओ, वहां की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा उसका n फैक्टर। किसके लिए? 1 मोल ऑफ MnO4 या फिर KMnO4 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 मोल Fe+2 के लिए भी अब 5 का चेंज हो रहा है। तो अगर मैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होने वाले टोटल चेंज को काउंट करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज जो काउंट करूं, वो होगा उसका n फैक्टर। तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved in any balanced
redox reaction is the end factor of that redox reaction. ठीक है ना? Number of electrons involved in any balanced redox reaction is the end factor of that redox reaction. अब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ही चेक करना है. ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ही चेक करना है. मतलब या तो आप रिडक्शन वाला जो है वो चेक करो या फिर आप ऑक्सीडेशन वाला वो चेक करो. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज दोनों के साथ में नहीं. वापस सोल्ट में जैसा तो ऐसा ही है. सोल्ट में भी या तो कैटायन को चेक करो या फिर एनायन का चेक करो. दोनों का नहीं. सेम वे यहां भी क्या करो, रिडॉक्स में भी जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है रिडक्शन में उसको देख लो या फिर ऑक्सीडेशन में जो चेंज हो रहा है उसको देख लो. हाँ, मगर दोनों चेंज सेम होने चाहिए. दोनों चेंज जो है वो सेम होना चाहिए तो हो जाएगा उस रिडॉक्स रिएक्शन का वो एन फैक्टर. ठीक है, तो ये एन फैक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट. तो आज का सेशन यही एंड करते हैं और बने रहिए, जुड़े रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ और हमारे साथ इसी तरह से लाइव. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बेटा. बाय बाय, टेक केयर.